जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कुछ मूवीज अपनी स्टोरी में आगे क्या होने वाला है इसको सस्पेंस में रखकर ऑडियंस के मन में मिस्ट्री क्रिएट करके सक्सेस पाती हैं। तो वहीं कुछ मूवीज ऐसी भी होती हैं जो अपनी कहानी में आगे जो होने वाला है इसके साथ साथ पास्ट के राज भी खोलते जाती हैं। और एक हॉरर मूवी की अगर बात करूं तो एक हॉरर मूवी को हर बार जितना अपने प्रेजेंट उतना ही पास्ट की मिस्ट्री से भी हम ऑडियंस को जोड़ना होता है अच्छे से। और जो हॉरर मूवी ऐसा करने में कामयाब रहती है उसे हम कहते हैं एक असली हॉरर मूवी। इस पैमाने की कसौटी पर फ्रेंड्स 100% खरी उतरती है लास्ट नाइट इन सोहो मूवी, जिसे जब आप वॉच करते हैं ना तो आप पाते हैं कि जितनी हॉररफुल ये अपने प्रेजेंट में है उतनी ही ये अपने पास्ट में भी है। प्रेजेंट और पास्ट के डरावने कॉन्सिक्वेंसेस का अनोखा संगम है मूवी में। और आई थिंक बॉलीवुड के हॉरर मूवी मेकर्स को भी सिखाती है ये मूवी कि अडल्ट सीन्स की तगड़ी मौजूदगी के साथ एक हॉरर मूवी की स्टोरी कैसी होनी चाहिए कि जिससे लस्ट और हॉरर आपस में लड़ न पड़े। वरना वैसे तो लस्ट और हॉरर का आपस में 36 का आंकड़ा ही रहता है। इसी वजह से कई बेकार बॉलीवुड हॉरर मूवीज हमें देखनी पड़ी हैं, क्योंकि हॉरर मूवीज में लस्ट मिलाना बॉलीवुड में एक परंपरा हो गई है। तो चलिए और देर न करते हुए लास्ट नाइट इन सोहो मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं विद सम ऑफ माई न्यूली फाउंड फैक्ट्स। बाय द वे, आप देख रहे हैं टेल मी सुमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। ये कहानी है एली की, जिसे बचपन से ही 1960s के सॉन्ग्स और फैशन में बहुत इंटरेस्ट था और इसीलिए वो इसी थीम से इंस्पायर्ड एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। फिलहाल वो रेड रूथ नाम के एक छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी। एली और उसकी दादी की बातों से हम जान पाते हैं कि एली की मॉम भी एक फैशन डिजाइनर ही हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे पर कई साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। एली को लगता जैसे उसकी माँ की आत्मा उसके साथ ही रहती है। वो मिरर में अपनी माँ को देखा करती ऐसे जैसे वो भी एली को देख रही हो, और एली की दादी ये बात जानती थी। कहानी में अब हमें पता चलता है कि एली को लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में एडमिशन मिल गया है और अब एली पढ़ाई करने लंदन चली आती है। लंदन में कॉलेज हॉस्टल पहुंचने पर एली अपनी रूममेट जोकोस्टा से मिलती है और जोकोस्टा को एली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जोकोस्टा बहुत ही बिगड़ैल थी और एली बहुत ही सीधी सादी थी। लेकिन जोकोस्टा एली को पसंद करने का दिखावा करती है। जोकोस्टा के साथ रहते एली समझ जाती है कि उसके साथ वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकेगी। जल्दी ही एली को ये पता चल जाता है कि जोकोस्टा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, पर एली को इससे बुरा नहीं लगता, बल्कि वो बहुत खुशी होती है और अपने लिए रेंट पर एक कमरा ढूंढने लगती है। लंदन आने के बाद एली की जॉन से मुलाकात होती है, जो उसी का क्लासमेट था और बहुत अच्छा भी था, पर एली अभी तो उससे दूरी ही बरतती है। एली को जल्दी ही रेंट पर एक कमरा मिल जाता है, जिसकी लैंडलेडी थी मिसेस कॉलिंस उसे बताती हैं कि पहले भी कई लोग उस कमरे में रह चुके हैं, पर उनमें से कई तो बिना किराया दिए ही भाग गए थे। तो एली को वो 2 महीने का डिपॉजिट एडवांस में जमा करने को कहती हैं। एली उस कमरे को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो आराम से पढ़ाई पर ध्यान दे सकती थी। हालांकि रेंट वाला ये कमरा उसके हॉस्टल वाले कमरे से कई गुना महंगा था, जिस वजह से उसे जल्दी ही एक पार्ट टाइम नौकरी का जुगाड़ भी कर लेना था। लेकिन इन सारी परेशानियों के बाद भी एली जोकोस्टा से दूर आकर बहुत खुश थी। कमरे में पहली रात एली 1960s का अपना मनपसंद म्यूजिक बजाती है, लंदन में 60s के माहौल को, खासकर 60s की नाइट लाइफ को फील करने के लिए। एक्चुअली एली को म्यूजिक सुनते हुए सोना पसंद था, लेकिन एली को जल्दी ही पता चलने वाला था कि उस कमरे में रात में 60s का म्यूजिक बजाकर उसने कमरे में सोए हुए भूतों को जगा दिया था, जो उन दिनों 60s में तब जिंदा इंसान हुआ करते थे। एली वैसे भी भूतों को देख सकती थी, तो भूत और भी अच्छे से उसके पीछे पड़ जाने को थे। पर जहाँ तक बात करें आज की, तो आज की रात एली एक खूबसूरत सपना देखती है, जिसमें वो 1960 में आ गई होती है और अब वो सैंडी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखती है, जो 5 स्टार कैफे डी पैलेस में जाती है ताकि वहाँ सिंगर बन सके। वो बहुत ही खूबसूरत और कॉन्फिडेंट थी। वहाँ के रईस तो देखते ही देखते उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं, पर उसे तो मतलब सिर्फ कैफे के ओनर से था। तो अब वो मिलती है जैक से। सैंडी और जैक एक दूसरे के साथ
डांस और फ्लर्टिंग वगैरह भी करने लगते हैं। और तो और जैक सैंडी को किस भी करता है और बाद में घर भी ड्रॉप करता है, जो कि हैरत अंगेज रूप से वही घर था जहां आज एली रह रही थी। और जो एली का कमरा था वो कभी सैंडी का कमरा हुआ करता था। अब सुबह एली की नींद टूटती है और वो सोचती है कि सब कुछ बस एक सपना ही तो था, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस सपने में सैंडी से मिलकर वैसे एली का मूड एकदम से बढ़िया हो जाता है। कॉलेज आकर अब वो एक ड्रेस डिजाइन करने लगती है जो बहुत हद तक उसी ड्रेस के जैसी थी जो अपने सपने में उसने सैंडी को पहने देखा था। अब एली को अपने गले पर किसी के काटने का निशान मिलता है। निशान का उसके गले पर होना वैसे एक डरावनी बात थी, क्योंकि जैक ने सैंडी के गले पर किस किया था उसके सपने में। शायद उसी ने सैंडी के हल्के से काटा भी था, जबकि एक्चुअल में लव बाइट एली के गले पर छप गई थी। अगली रात एली फिर से 60s वाला म्यूजिक बजाती है सैंडी को फिर से देखने की उम्मीद में, और फिर से सपने में वो सैंडी को देखती है। उसे देखा कि जैक सैंडी को पिकअप करने आया था और अब वो उसे एक सिंगिंग ऑडिशन के लिए ले जाता है जो सैंडी के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता था। पर सैंडी के परफॉर्मेंस से क्या कहूँ, नाइट क्लब का ओनर कुछ खास इम्प्रेस नहीं हो पाता। चाहे जो भी हुआ, चाहे जैसा भी रहा, पर सैंडी इस सब से बहुत खुश होती है। उसे जैक पर भरोसा हो जाता है, दोनों फिजिकल भी होते हैं और इसी के साथ एली की नींद खुल जाती है। एली अब समझ पा रही थी कि हर रात जब वो 60s वाला म्यूजिक बजाकर सोने जाती है तब वो सिर्फ सपना नहीं देखती बल्कि सैंडी की पास्ट लाइफ को ही देखती है। पर क्योंकि अभी तो उसे सैंडी के पास्ट के अच्छे हिस्से ही नजर आ रहे थे, तो अभी उसे इन भुतहा नजारों से कोई डर नहीं लगता। इनफैक्ट एली के काम की क्वालिटी ही इस सबसे इम्प्रूव होती चली जाती है। उसकी टीचर भी क्लास में उसकी तारीफ करती हैं, जिससे जोकोस्टा को जलन भी होने लगती है। एली को सैंडी इतनी पसंद आई थी कि वो अब अपने बाल भी उसी के जैसे रंग लेती है और सैंडी जैसा ही अपना ड्रेसिंग सेंस भी बना लेती है। एली नोटिस करती है कि 60s में सैंडी जिन जगहों पर गई थी वो जगह रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। एली अब फैशनेबल हो रही थी, तो फैशनेबल होती एली का खर्च तो बढ़ना था ही, साथ में और खर्चे भी थे। तो वो एक लोकल पब में बारटेंडर की पार्ट टाइम जॉब कर लेती है। इस पब में अब एली की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जिसे एली ने लंदन की सड़कों पर घूमते हुए पहले भी देखा था। और ये बूढ़ा इंसान एली के नए लुक को देखकर एली को जता देता है कि वो सैंडी जैसी दिख रही है, यानी इस बूढ़े ने भी सैंडी को कभी तो देखा जरूर था। इस तरह इस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा भी वक्त एली को बता रहा था कि सैंडी कभी वाकई हकीकत में मौजूद रही थी। अब एली का मूड ठीक था तो जॉन उसे आकर डेट के लिए पूछता है, पर एली को तो रात में सैंडी के सपने देखने थे। अब आज की रात वाले सपने से सैंडी के डार्क अतीत के राज अब एली के आगे खुलने लगते हैं। वो देखती है कि सैंडी को जैक की मदद से नाइट क्लब में काम तो मिल गया था, पर उस तरह का बिल्कुल भी नहीं जैसा वो चाहती थी। वो स्टेज पर परफॉर्म तो कर रही थी पर एक एक्स्ट्रा के जैसे, और साथ ही उसने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे। सैंडी को ना चाहकर भी इस तरह से परफॉर्म करना पड़ रहा था। सैंडी को दुखी होते देख एली को भी गहरा धक्का लगता है। जैक जो अभी तक सैंडी को एक अच्छा दोस्त लगता आया था, वही अब सैंडी को करियर बनाने के नाम पर दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए कहने लग गया था। जाहिर है सैंडी को जैक से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। जैक और क्लब की बाकी लड़कियां सैंडी को काफी प्रेशराइज करती हैं, जिसकी वजह से पहली बार वो पैसों के लिए एक आदमी के साथ फिजिकल हो जाती है। सैंडी अब समझ पा रही होती है कि जैक अच्छा बिल्कुल नहीं है और उसकी बात मानकर वो एक प्रोस्टिट्यूट बनकर रह गई है। एली सैंडी के साथ ये सब होते देख रही थी जैसे सब उसकी आंखों के सामने ही घट रहा हो, क्योंकि इन सपनों में उसे ऐसा लगता था जैसे वो खुद ही सैंडी बन गई है। तो सैंडी के साथ जो भी हो रहा था उसका एली के मन पर भी असर हो रहा था। फाइनली फिर से एक नए दिन की सुबह हो चुकी थी और अलार्म घड़ी बजने से एली की नींद अब खुल जाती है। जब से सैंडी के डार्क अतीत को देखने लग गई थी एली, तब से उसमें चेंज ये आया था कि वो बहुत चिड़चिड़ी रहने लग गई थी, क्योंकि सैंडी एक तरह से उसी की ही दूसरी पर्सनैलिटी थी जो अब निखर नहीं रही थी बल्कि बिखर रही थी। इस सब से कहीं ना कहीं एली के मन में ये बात बैठ गई थी कि जिस बूढ़े आदमी से वो पब में मिली थी वो जैक ही है। एली अपनी क्लास में भी अजीब बिहेव करने लगती है, जिससे जॉन को उसकी फिक्र होने लगती है। एली के सपने अब डार्क और डार्क होते ही चले जा रहे थे। आज की रात एली सोना नहीं चाहती थी, पर तभी एक अजीब बात होती है। ग्रामोफोन पर कैसेट अपने आप ही प्ले होने लगती है और पल भर में ही एली सैंडी बनी अपने कमरे में थी, जहां अब एली को पता चलता है कि जैक और कोई नहीं बस एक दलाल था जो भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देता था। सैंडी भी अब जैक के जाल में
बुरी तरह फंस चुकी थी, जहां हर रात वो पैसों के लिए लोगों को घर लाती थी, उनके साथ सोती थी। सैंडी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी कभी ऐसी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि सैंडी बार में एक डिटेक्टिव से मिलती है जो कस्टमर के जैसे ही सैंडी के पास आता है, पर वो उसे इस नर्क से निकालने की पेशकश करता है। लेकिन एली नहीं जान पाती कि सैंडी ने हाँ कहा या ना, क्योंकि सुबह हो जाती है और अलार्म की आवाज से अगेन एली को उठ जाना पड़ता है। इन सपनों से डिस्टर्ब रहने की वजह से एली के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना भी मुश्किल होने लग गया था। अगले दिन शाम होने पर भी वो घर नहीं जाना चाहती थी, तो अब वो खुद ही जॉन से कहीं बाहर घूमने जाने को कहती है। जॉन उसे स्टूडेंट रियूनियन की पार्टी में लेकर आता है, जहाँ जोकोस्टा भी थी। जोकोस्टा चुपके से एली के ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिला देती है, जिस वजह से एली भ्रम की शिकार होने लग जाती है। पार्टी में कई काले साए उसे दिखते हैं और सैंडी को भी जब वो वहाँ नाचते हुए देखती है तो एली इतना डर जाती है कि वो वहाँ से बाहर चली आती है। जॉन उसे लेकर अब उसके घर जाता है। दोनों चुपके से एली के कमरे में जाते हैं। रोमांस में दोनों बहने लग जाते हैं, पर तभी एक अजीब बात होती है। एली को सैंडी के विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि जैक सैंडी का मर्डर कर रहा है। वजह ये थी कि सैंडी ने आगे जैक के इशारों पर और नाचने से मना कर दिया था। एली ये सब देखकर इतना डर जाती है कि वो चिल्लाना शुरू कर देती है। एली की आवाज सुनकर मिसेस कॉलिंस ऊपर चली आती हैं और वो जॉन को फौरन घर से बाहर निकाल देती हैं। उन्हें लग रहा होता है कि जॉन ने ही शायद एली के साथ कुछ बुरा किया है, जबकि जॉन बेचारा एकदम सीधा साधा बच्चा था जो बस आज की रात थोड़ा बहक गया था। अब कहानी में हम देखते हैं कि एली की मेंटल हेल्थ और खराब होने लग जाती है, क्योंकि उसे घर बाहर हर जगह बिना चेहरों वाले काले भूत नजर आने लग गए थे। इस सब से परेशान होकर एली पुलिस के पास जाती है, जहां वो सैंडी की कहानी उन्हें सुनाती है, उसके प्रोस्टिट्यूट बनने से उसका मर्डर होने तक की। लेकिन पुलिस उसका यकीन नहीं कर पाती। एली उन्हें कहती है कि उसे ये लगता है कि जैक वही बुरा इंसान है जिसे वो पब में अक्सर देखती है, लेकिन पुलिस एली को पागल या ड्रग एडिक्ट ही समझ रही होती है। एली अब सोचती है कि पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, तो वो खुद ही एक लाइब्रेरी में जाती है, जहां वो 60s में लंदन में हुए कत्ल और क्राइम के सारे रिकॉर्ड ढूंढने लगती है, ताकि पुलिस के सामने अपनी बात को वो प्रूव कर सके। जॉन भी यहाँ चला आता है। उसे भी जब एली ये सब बताती है तो उसे उस पर बिलीव होता है, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स उसे देखनी थी। तो जॉन भी एली की मदद करने लगता है। वो लाइब्रेरी के दूसरे सेक्शन में जाकर 60s के न्यूज़पेपर्स चेक करने लगता है। इधर अचानक एली देखती है कि फिर से बिना चेहरों वाले काले भूतों ने उसे घेरना शुरू कर दिया है, जैसे वो ना चाहते हो कि एली इस सब की छानबीन करे। एली इतना बौखला जाती है कि एक कैंची लेकर वो एक भूत पर अटैक करने भागती है, पर तभी जॉन आकर उसका हाथ रोक लेता है। अगर जॉन ने हाथ ना रोका होता तो वो भूत के धोखे में जोकोस्टा को मार बैठती। जोकोस्टा इस सबसे काफी बौखला जाती है, पर जॉन उसे किसी तरह शांत रखता है। इन सारी हो रही घटनाओं से एली बहुत ज्यादा परेशान होकर अब एक अजीब फैसला लेती है कि वो खुद ही जैक से सैंडी की मौत का बदला लेगी। और एली तो उस बूढ़े आदमी को ही जैक मानती थी, तो अब वो सबूत जुटाने के लिए उसके पीछे लग जाती है। अब जब अगली बार वो बूढ़ा शख्स बार में बियर पीने आता है, तो बातों ही बातों में उस बूढ़े शख्स को बियर सर्व करते हुए उसके मुंह से सैंडी के बारे में कुछ उगलवाने की कोशिश अब एली करती है। पर वो बूढ़ा इंसान एली के सवालों से तंग आ जाता है, वो वहाँ से जाने लगता है। एली जब उस बूढ़े को फोर्स करती है जुर्म कबूलने को, तो वो बूढ़ा शख्स टैक्सी के आगे कूद जाता है। और अब एक शॉकिंग सच एली को पता चलता है कि ये बूढ़ा शख्स जैक नहीं ना हो सकता है, क्योंकि अपनी जवानी में वो एक डिटेक्टिव रहा था। उसका नाम लिंसे था। तो एली समझ जाती है कि शायद ये वही डिटेक्टिव है जो सैंडी से मिला था, जिसने सैंडी को जैक के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश शुरू की थी। एक निर्दोष बूढ़े इंसान की ये हालत करके एली अब इतनी दुखी हो जाती है कि लंदन से उसी वक्त वापस अपने गांव जाने का फैसला कर लेती है। जॉन उसे गाड़ी से घर छोड़ने आता है। उसके बाद वो एली को स्टेशन भी छोड़ने वाला था, पर वो घर के अंदर मिसेस कॉलिंस के सामने नहीं जा पाता। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। एली उसे गाड़ी में ही वेट करने को कहकर सामान लाने चली जाती है। उसे मिसेस कॉलिंस को मनाना भी था। यूं तो वो डिटरमाइंड थी कि वो घर के डिपॉजिट के पैसे उन्हें बाद में भिजवा देगी, पर फिर भी उसे मिसेस कॉलिंस को मनाना तो था ही, ताकि मिसेस कॉलिंस उसे जाने दें। पर सरप्राइजिंगली जब एली मिसेस कॉलिंस से घर छोड़कर जाने की बात करती है, तो वो देखती है कि मिसेस कॉलिंस को बकाया किराए की बिल्कुल नहीं पड़ी, बल्कि वो उसे चाय पीने के लिए अंदर बुला लेती हैं। वो एली को बताती हैं कि एक पुलिस वाली आई थी ऊपर के कमरे में हुए सैंडी के कत्ल के बारे में पूछने। इस पर एली मिसेस कॉलिंस से माफी मांगती है, जो वो सैंडी के बारे में जानने पुलिस के पास चली गई थी। लेकिन अब मिसेस कॉलिंस एली को बताती हैं कि सच में 60s में सैंडी ऊपर वाले कमरे में ही रहती थी। अब एली जान पाती है कि सैंडी और कोई नहीं बल्कि मिसेस कॉलिंस ही सैंडी हैं। उनका असली नाम अलेक्जेंड्रा कॉलिंस था और वो आज तक जिंदा थी।
मिसेस कॉलिंस कहती हैं कि 60s की उस रात जब जैक ने उन पे यानी सैंडी पे हमला किया तो जैक उन्हें मार देने वाला था। जान बचाने के लिए हाथ पैर मारते हुए जाने कॉलिंस में इतनी ताकत कैसे आ गई, पर कॉलिंस ने जैक के हाथ से चाकू छीन लिया और कई वार करके जैक को मार दिया था। असल में उस रात जैक की मौत हुई थी, सैंडी की नहीं। उसके बाद कॉलिंस उर्फ सैंडी ने प्लान बनाया कि वो उन सब के सब मर्दों को मार देगी जिन सब ने उसे एक बाजारू औरत बनाया था। और कॉलिंस ने एक एक करके न सिर्फ उन सारे मर्दों को मारा बल्कि उनकी लाशों को ऊपर वाले उसी कमरे की दीवारों के पीछे छुपा भी दिया। यही वजह है कि जब एली ने उस कमरे में 60s वाला म्यूजिक बजाया तो उन सारे मारे गए मर्दों के भूत जाग गए थे। एली अब कॉलिंस से कहती है कि वो उसे जाने दे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। तो कॉलिंस कहती है कि तुम बता नहीं सकती क्योंकि तुम्हें बताने दूंगी ही नहीं। एक्चुअली एली की चाय में एक नशीली दवा मिली हुई थी जिससे एली अब मानो पैरालाइज सी हो जाती है। बाहर जॉन अब देखता है कि काफी देर हो गई है तो वो हिम्मत करके दरवाजा खटखटाता है। कॉलिंस उसे अंदर आने देती है। एली समझ जाती है कि कॉलिंस जॉन को मारने वाली है तो किसी तरह से हिम्मत करके वो उठ कर आती है, पर जॉन को वार्न कर पाती उससे पहले ही कॉलिंस जॉन को चाकू मार देती है। कॉलिंस अब एली को भी मारने आगे बढ़ती है। एली को आगे बढ़ती कॉलिंस यंग सैंडी के रूप में दिख रही थी। नीचे अब एक दुर्घटना की शुरुआत हो चुकी थी क्योंकि मिसेस कॉलिंस की सिगरेट से नीचे उनके कमरे में आग लग चुकी थी। इधर जब एली भागकर ऊपर वाले कमरे में आती है तो बहुत से हाथ कमरे की दीवारों और जमीन से निकलकर उसे जकड़ लेते हैं। एली फोन की ओर बढ़ने की कोशिश तो करती है पर वो उसे उठाने नहीं देते। एली डर रही होती है तभी एक गोस्ट आकर फोन उठाता है और एली से हेल्प मांगता है। दरअसल ये भूत 60 सालों से इसी कमरे में फंसे हुए थे और एली ही ऐसी पहली थी जो इन्हें देख सकी थी। एली को अब रियलाइज होता है कि ये भूत अब तक उसका पीछा नहीं करते रहे थे बल्कि उससे मदद मांगते रहे थे क्योंकि 60 सालों से इस कमरे में वो फंसे हुए थे। साथ ही मरते वक्त जो इनका वासना से भरा हुआ मेंटल स्टेट था उसमें ये फंस कर रह गए थे। वासना का प्लेजर थोड़ी देर मिले तो ही प्लेजर होता है फ्रेंड्स, पर 60 साल तक वासना की आग में लगातार जलते रहना इन सारे मरे गए मर्दों के लिए नरक में जलने के बराबर हो गया था। वो भी ऐसा नरक जो पृथ्वी पर ही था उस कमरे के रूप में। कमाल की बात है कि एली कैसे उस कमरे में इतनी रात सुकून से सो पाई। एली को महसूस होता है कि मारे हुए लोगों की आत्माएं मुक्ति के लिए एली से मदद मांग रही हैं। मरते वक्त की मेंटल स्टेट फ्रेंड्स कहा भी जाता है कि आफ्टर लाइफ में हम पर हावी रहती है, चाहे हम परलोक चले जाएं या इस दुनिया में ही हमें भटकना पड़े। इसलिए धर्म हमें सदा हर वक्त अच्छाई पर चलने को कहता है फॉर द फर्स्ट रीजन कि पहले तो हम परलोक ही जाएं, इस दुनिया में हमें भटकना ना पड़े, और दूसरा ये कि मरते वक्त का मेंटल स्टेट अच्छा रहे तो आफ्टर लाइफ सिंपल रहती है, सरल रहती है, क्योंकि एक इंसान को कभी पता नहीं हो सकता कि उसकी लाइफ कब खत्म होने वाली है। इसलिए धर्म की एक सार एडवाइस रहती है हर किसी को कि अच्छे बनो, अच्छे बनो। यूं तो मिसेस कॉलिंस बहुत गुस्से में ऊपर आ रही थी एली को मारने, पर जब वो दरवाजा खोलती हैं तो बीते 60 सालों में पहली बार उन्हें उस कमरे में उन मारे गए मर्दों के भूतों के होने का एहसास उन्हें होता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे जैक ने उन्हें थप्पड़ मारा हो। परेशान होकर कॉलिंस अब खुद की जान लेने ही वाली होती हैं कि एली उन्हें रोक लेती है। आग अब बढ़ती ही जा रही थी तो कॉलिंस एली को जॉन को साथ लेकर निकल जाने को कहती है और खुद उस जलते हुए कमरे में रह जाती है। एली अब भागकर फौरन नीचे आती है और उसकी किस्मत अच्छी थी कि फायर फाइटर्स वहां आ पहुंचे थे, वो दोनों को अब बचा ले जाते हैं। स्टोरी के एंड में अब हम देखते हैं कि एली की 60s की थीम वाली डिजाइनर ड्रेसेस लोगों द्वारा काफी पसंद की जाती हैं। एली, जॉन, एली की दादी, यहाँ तक कि जोकोस्टा भी एली के लिए काफी खुश हो रहे होते हैं। एली को मॉम की याद आ रही होती है तो एली मिरर में देखने जाती है, पर जहाँ तो पहले एली को हमेशा मिरर में अपनी मॉम ही दिखा करती थी, अब उसे यंग सैंडी दिखती है और वो भी एली के लिए मानो काफी खुश हो रही होती है। वो उसे फ्लाइंग किस भी करती है। इसी के साथ यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। एक सवाल अब भी है मेरे मन में फ्रेंड्स, जो शायद आपके मन में भी होगा कि अगर उस रात सैंडी ने जैक को मारा था तो अपने विजन्स में ऐसा क्यों दिखा एली को मानो जैसे जैक ने सैंडी को मार दिया है। मेरे ख्याल से ये एली के भूतों से जुड़ा होने की वजह से हुआ था, खास करके इस वजह से कि जैक मरते वक्त बहुत गुस्से में था। मरते टाइम के थॉट्स और मेंटल कंडीशन मौत के बाद हम पर हावी हो जाते हैं, तो जैक का गुस्सा मरने के बाद उस पर हावी हो गया था। कर तो वो कुछ सकता था नहीं क्योंकि वो मर चुका था, पर जैक जरूर ये सोचता होगा कि काश उस रात उसने सैंडी को मार दिया होता। और एली जैक के मन से जुड़ी हुई थी तो विजन्स में उसे यही दिखा कि जैक ने सैंडी को मार दिया है, जो कि जैक की कल्पना भर थी, जबकि हकीकत ये थी कि उस रात सैंडी ने जैक को मारा था, ना कि जैक ने सैंडी को।
तो कैसा लगा आपको न्यू फैक्ट से भरा मेरा ये लास्ट नाइट इन सोहो का एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स, कमेंट्स करके बता दीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।